नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास हमारे अतीत, भारतीय इतिहास एनसीईआरटी का हमारे अतीत जो कक्षा 6 की पुस्तक है उसको हम लोग देख रहे हैं। और कक्षा 6 की हमारे अतीत इतिहास की पाठ्य पुस्तक है और अध्याय 1 क्या कब और कहाँ, क्या कब कहाँ और कैसे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ इसे देखेंगे। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसका नोट्स भी आप लोग को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। इसके नोट्स के बारे में भी आप लोग को जानकारी दी जाएगी। यह जो भी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, यह यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए, पीजीटी की एग्जाम के लिए, टीजीटी की एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिन्हें भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना है इतिहास का, वह लोग हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2499 रुपये का यह कोर्स है। और यह जो कोर्स रहेगा यह सभी ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी के लिए, ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए 100% बेनिफिशियल कोर्स रहेगा। पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, पूरी टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे। यह चैप्टर बहुत ही खास है। यह चैप्टर बताता क्या है आप लोग को। यह चैप्टर, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो चैप्टर है यहाँ पर देखिए, रसीदा का सवाल। एनसीईआरटी की पुस्तक की विशेषता होती है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं वह अपने पाठ के प्रारंभ में कोई एक कैरेक्टर लेती हैं, कोई लड़का या लड़की कैरेक्टर लेती हैं। कैरेक्टर लेने में भी यह बहुत ही तटस्थता और निष्पक्षता की नीति अपनाते हैं यह लोग एनसीईआरटी में, कि कभी जैसे रसीदा का सवाल हुआ तो रसीदा, ताकि हर वसंत समाज के हर वर्ग से प्रतिनिधित्व वाले जो बच्चे हैं वह इसे दिखा सके। ये अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए ही यह कार्य किया जाता है। जैसे रसीदा का सवाल लग गया, फिर यहाँ पर परमजीत आ सकता है, रसीदा आ सकती है, मोहन आएगा तो मोहम्मद भी आएगा, ठीक है। और हमतौर पर कभी कभी मतलब इस पर भी ध्यान दिया जाता है, कुछ भी हो। तो देखिए रसीदा क्या कर रही है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब क्या, समाचार। 100 साल पहले, ठीक है, एक सुर्खी पड़ी जिस पर लिखा था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या कब कहाँ और कैसे, मतलब जो हमारे इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं वह कब घटित हुई हैं, कैसे घटित हुई हैं, कहाँ घटित हुई हैं, इसके बारे में सोचने पर बल देता है यह चैप्टर, ठीक है। कैसे पता लगाएं, तो ये देखिए, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। अगर आपको स्वयं सोचिए, अगर आपको यह पता करना है कि कल क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आज सोमवार है सपोतर, तो कैसे पता लगाएंगे कि आप रविवार को क्या हुआ। इसके लिए क्या सुनेंगे आप, इसके लिए आप रेडियो सुन सकते हैं ना, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था। अब पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे तुम उस समय की स्मृति हो, जो पिछले साल की बात जानकारी रखता हो, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। मान लीजिए साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल की बात है तो आदमी को पता होती है, लेकिन बहुत पहले अगर क्या हुआ है तो इसके बारे में आप कैसे जानेंगे, ठीक है। तो अतीत के बारे में, मतलब हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले क्या हुआ था, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत मतलब क्या, इतिहास के बारे में, जैसे लोग क्या खाते थे, ठीक है, कैसे कपड़े लोग पहना करते थे, किस तरह के घरों में लोग रहते थे। हम आखेटक मतलब क्या, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन सभी के बारे में क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो सैकड़ों साल पहले या सैकड़ों वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले रहे होंगे, इनके बारे में जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं ना। लेकिन कैसे इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आगे बताऊंगा। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि इस समय बच्चे कौन कौन सा खेल खेलते थे। आज तो बहुत सारे खेल हैं, उस समय कौन कौन सा खेल लोग खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक दिखा करते थे, कौन कौन से गीत गाते थे। अरे आज जो गतिविधि होती है, जो भी गतिविधि आज होती है समाज में, वैसी गतिविधि पहले भी हुआ करते थे, बस उसका थोड़ा सा रूप बदल गया था, ठीक है।
लोग कहाँ रहते थे? आज हम लोग कहाँ रहते हैं? आज हम लोग घर में रहते हैं। हमारा घर कुछ, हम लोग का घर कुछ अलग तरह का होता है, ठीक है। लेकिन उस समय जो घर थे वह कैसे थे, ठीक है। तो देखिए मानचित्र एक, अभी मैं मानचित्र दिखाऊंगा, तो मानचित्र एक है, इसमें नर्मदा नदी का पता लगाओ। यहाँ पर नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे एक जगह है आदमगढ़, आदमगढ़, ठीक है। तो आदमगढ़ में क्या है? निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं, कि लोगों के निवास स्थान का साक्ष्य है जहां लोग रहा करते थे, ठीक है। तो देखिए नर्मदा नदी का पता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब क्या होता है? संग्रह करना होता है। वहाँ उस समय कुछ ऐसे वनवासी रहते थे, आखेटक लोग रहते थे, आखेटक मतलब शिकारी लोग रहते थे, जो संग्रह करते थे। वह संग्रह किसी भी चीज का हो सकता है, फल का, फूल का भी संग्रह हो सकता है, हड्डियों का भी संग्रह हो सकता है, जो वह शिकार करके लाते थे उस चीज का संग्रह करते थे, ठीक है। आसपास के जंगलों की जो विशाल संपदा से वह परिचित थे, और जो भी संपदा जो भी मिलती थी उसका संग्रह करते थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगलों के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया जाता था। ये जानवरों का क्या करते थे? आखेट किया करते थे, आखेट कर लेते थे जानवरों का। तो आइए हम मानचित्र 1 दिखा देते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यह देखिए, ये कहा है ना कि नर्मदा नदी का पता लगाओ, तो यहाँ पर नर्मदा नदी कहाँ नजर आ रही है? ये देखिए नर्मदा नदी, यही नर्मदा नदी है। और यहीं पर एक जगह है आदमगढ़, यहीं पर एक जगह है क्या? आदमगढ़, आदमगढ़ है। और यहीं पर क्या मिलता है? निवास स्थान का साक्ष्य मिला है, कि आदिवासी या बहुत पहले लोग वहां पर रहा करते थे, जो क्या करते थे? संग्रह करते थे, कुशल संग्राहक थे। फल फूल पेड़ पौधे जीव जंतु आदि का संग्रह करते थे। संग्रह करने का क्या मतलब? वहां पर रह रहे थे भाई, निवास बनाकर रह रहे थे वहां पर लोग, ठीक है। तो यहाँ से यह जानकारी मिलती है कि पहले लोग रहा करते थे। तो नर्मदा नदी किनारे यह लोग रहा करते थे। तो देखिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। अब यहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी देखेंगे, तो देखिए यहीं पर देखिए, या किरथर पहाड़ी है, सुलेमान पहाड़ी है, ठीक है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। अब आप सोचिए, गर्व का विषय है आप लोगों के लिए कि उस समय सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ये दो क्षेत्र थे, वह दो फसलों के लिए जाने जाते थे, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ की खेती होती थी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य। एक जगह था मेहरगढ़, मेहरगढ़ में होती थी खेती, ठीक है। आगे हम बताएंगे। तो उन्होंने गेहूं और जौ को जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। इन्होंने भेड़ बकरी, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। तो यहीं पर क्या है? गाय बैल भैंस भेड़ बकरी आदि पशुओं को क्या किया गया? पालतू बनाना भी शुरू किया गया। ये लोग क्या कर रहते थे? कहाँ रहते थे? गाँव में लोग रहा करते थे। उत्तर पूर्व में गारो एवं मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। अब देखिए, अब ये तो आपने नर्मदा नदी का पता लगा लिया कि नर्मदा नदी पर जहाँ पर लोग रहा करते थे, कुशल संग्राहक थे, नर्मदा नदी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी का आप लोगों ने पता लगा लिया, जहाँ गेहूं और जौ की सबसे पहले खेती की गई थी। अब उत्तर पूर्व में, अब देखिए पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पूर्व में गारो एवं मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। अब देखिए गारो मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी का आपको क्यों पता लगाने की बात कर रहा है? तो उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व में क्या है? यहाँ पर देखिए गारो पहाड़ी है, ठीक है। अब मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर है विंध्य पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पर विंध्य पहाड़ी है। विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। ये कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। अब देखिए यहाँ पर कृषि का विकास हुआ है। गारो पहाड़ी में क्या हुआ है? कृषि का विकास हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ विंध्य पहाड़ी में भी क्या हुआ? कृषि का विकास। विंध्य पहाड़ी में भी कृषि का विकास हुआ है। ऐसा क्यों कह रहा है कि गारो पहाड़ी या विंध्य पहाड़ी में कृषि का विकास हुआ है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों जगहों पर, विंध्य पहाड़ियों में और गारो पहाड़ी में क्या हुआ है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य यहाँ पर सबसे पहले मिले हैं, ठीक है। चावल उपजाया गया था यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया, सुलेमान और किरथर पहाड़ी देख लिया जहाँ गेहूं और जौ की खेती हुई थी, और विंध्य पहाड़ी और गारो पहाड़ी में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, चावल की खेती होती थी। और नर्मदा नदी के में क्या है? लोग सबसे पहले वहां पर बसना प्रारंभ किए थे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, मानचित्र पर सिंधु व उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। अब मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदी का पता लगाने के लिए बोल रहा है। अच्छा, सहायक नदी कौन सी होती है? जैसे ये सिंधु नदी है, ऐसी सिंधु नदी जाती है तो बहुत बड़ा यहाँ पर झेलम नदी, रावी नदी,
और क्या बोलते हैं ब्यास नदी, सब लोग नदियाँ क्या हैं आपस में मिलती हैं। तो इसे सहायक नदी, जब कई सारी एक मेन नदी से एक मुख्य नदी से जब कई सारी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं तो इसे सहायक नदी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु वंश की सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ नगर फले फूले। यह जो शब्द है, यह जो सेंटेंस है, वाक्य है, यह किस पर इंगित कर रहा है, किस पर जोर दे रहा है? यह सिंधु घाटी सभ्यता पर जोर दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो नगर था, हड़प्पा नगर था, कालीबंगा था, लोथल था, ये क्या है? ये सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे बसे हुए नगर थे। ठीक है, तो देखिए गंगा उसकी सहायक नदी किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अच्छा, नगरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे हुआ था, और 2500 पूर्व जो था गंगा और उसकी सहायक नदी किनारे जो हुआ था वह नगरों का विकास हुआ था, वो 2500 ईसा पूर्व हुआ था। मतलब चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी, ये क्या थे? ये वैदिक कालीन नगर थे जो 2500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। लेकिन सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे जो नगर थे, जैसे मोहनजोदड़ो हुआ, सिंधु हुआ, हड़प्पा हुआ, ये क्या थे? यह सभी सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे बसे हुए नगर थे। तो देखिए, आइए दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए, तो यह सिंधु नदी है। जो सिंधु नदी किनारे कौन कौन से नगर थे? मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था। ठीक है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी, ये गंगा नदी का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से नगर थे? चंपा, राजगीर, काशी, साकेत, कौशाम्बी, ये सभी नगर थे। तो यह जो नगर थे गंगा उसके सहायक नदी किनारे कब बने थे? 2500 BC में। ठीक है, और ये सिंधु और सहायक नदी किनारे जो नगर थे वह कब बने थे? 4700 BC में। ठीक है, गंगा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था और गंगा के मैदान में ही मगध बना। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे तथा उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी वे यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः सभी लोग काम की तलाश में या तो सभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, या कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्रों पर हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में या कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचारों का जानने का अवसर मिला। ठीक है, तो लोग इस तरह से जाते थे, आते थे। ठीक है, तो पहले भी लोग यात्रा करते थे और अब भी लोग यात्रा करते हैं। भाई जितने भी यात्री आए हैं, चाहे चीनी यात्री आए हों, चाहे ईरानी यात्री आए हों, ठीक है, वो लोग क्या थे? वो लोग घुमक्कड़ ही तो थे जो एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। ठीक है, अभी मैं इसका पूरा नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा और नोट्स भी आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से मानचित्र वन को देखिए। पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र उस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सकें, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें और गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध कर दिया। मतलब बहुत सारे लोग, धर्म के लोग, जात के लोग, क्षेत्र के लोग, भाषा के लोग जब भारत में आए तो उन्होंने क्या हुआ? समृद्ध कर दिया भारत को। ठीक है, सांस्कृतिक रूप से कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अच्छा, हमारे देश का नाम भारत, देश का नाम की बात हो रही है कि देश का नाम क्या है? कुछ लोग हिंदुस्तान कहते हैं, कुछ लोग इंडिया कहते हैं, कुछ लोग भारत कहते हैं। तो ये क्या है? तो देखिए, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। सिंधु को इन्होंने क्या कहा? हिंदोस।
अथवा इंदोस। तो इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश थी उसको इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो भरत जो क्या था, एक कबीला था, एक जनजाति का नाम था। ठीक है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में भी भरत जन का उल्लेख मिलता है। ये माना जाता है भरत जन के नाम पर ही इस देश का नाम क्या हुआ, भारत पड़ा। और ईरानियों ने क्या कहा, सिंधु को हिंदू कहा, इंदोस कहा, और इंदोस से ही यह इंडिया बना। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाना है, यहाँ पर देखिए, अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। जो पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखे जाने वाले जो पुस्तकें होती हैं उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, शब्द लैटिन भाषा का मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। या पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से लिखी जाती थी। पांडुलिपियां क्या होती थी, ताड़ के पत्रों पर भी लिखी जाती थी। और हिमालय क्षेत्र में जो एक भुर्ज का पौधा होता था, भोजपत्र कहा जाता था उसे। ठीक है, उस पर भी पांडुलिपियां लिखी जाती थी। तो देखिए, जैसे ये पांडुलिपि है, ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये पांडुलिपि है, किस पर लिखी गई है, ताड़ के पत्ते पर। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। आप जानते हैं जब हजारों वर्षों का पुराना हमारा इतिहास है तो पांडुलिपियां कहाँ बचेंगी, ज़्यादा पांडुलिपियां क्या है, कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई कुछ पांडुलिपियां। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, हम अभिलेखों को भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो जो शासक या राजा महाराजा कोई कुछ जीतते थे, जब कोई युद्ध जीतते थे तो अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, उसका ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर अपने दरबारियों से, अपने दरबारी कवियों से लिखवाते थे। ठीक है, जैसे ये क्या है, यह विजय गाथा है किसी राजा का। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या कठिनाई आती थी। जब कठोर सतह पर कोई लेख लिखा जाएगा तो क्या कठिनाई आएगी, आप जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर या ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों या चित्रों तथा मूर्तियों को अध्ययन करते थे। ये औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों ये देखिए, ये सब कई सारे हैं। तो एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये पात्र क्या है, प्राचीन नगर से प्राप्त है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदी किनारे जो नगर थे उससे यह चीज़ें आपको खुदाई में मिली हुई हैं। जैसे एक पुराना चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का है। ठीक है, और ये घड़ा। ठीक है, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये 2500 वर्ष पूर्व मतलब गंगा से सहायक नदी किनारे खुदाई से मिला हुआ वैदिक कालीन सिक्का है। ठीक है, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। इसमें कुछ वस्तुएं पत्थर या पकी मिट्टी या कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर या जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो जले हुए रूप में क्या बचे रहते थे,
पांडुलिपियां, अभिलेखों, पुरातत्वविदों से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और स्रोत के से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत के जानने के लिए करते थे। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन राजाओं या रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ कर शिकार करके फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद था। उस समय शासक अपनी बीजों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों या उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, कृषक या पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वविद की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या है? तो देखिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसा कि 2000 या उसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक है, वर्ष की गणना जो हुई है, अच्छा तिथि का गणना कैसे हुआ है? जैसे मान गया जाता है 1907, क्या ईस्वी है? ईस्वी होगा, ठीक है, ईस्वी होगा। लेकिन अगर 1500 ईसा पूर्व कहा जाए तो 1500 ईसा पूर्व क्या है? बीसी, ठीक है, ऐसे। तो इतिहास में एडी और बीसी का बहुत ही मतलब होता है ईस्वी और ईसा पूर्व का। तो यही कह रहा है कि 2000 या उससे इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। ईसा के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के नाम में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां देखिए, अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों से भी पहले एडी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है ईस्वी। तो एक ईस्वी होता है, बीसी होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। ईस्वी का क्या मतलब होता है? बीसी का बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ईस्वी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब इस जो आपका चैप्टर है, अब इस चैप्टर का मैं पूरा नोट्स और इसको मैं पूरा फुल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। हम एक वीडियो में हम लोग पूरे बुक को पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग इसका नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।